हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में सबसे पहले मैं स्पष्ट करूँगा कि इस प्रश्न को दो विधियों द्वारा लगाया जा सकता है। नंबर एक, या तो आप गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल करें और या तो इसे द्विघातीय सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से हल करना क्लियर करूँगा। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न है एक मोटर बोट से संबंधित है और इसमें क्या है कि स्थिर जल में जो है मोटर बोट की जो चाल है वो स्थिर जल में 24 किमी प्रति घंटा है। अच्छा, स्थिर जल की बजाय कभी कभी शांत जल करके यहाँ चेंज कर देता है, शांत जल करके भी प्रश्न को पूछ लेता है। अब क्या है कि स्थिर जल में जो चाल है वह 24 किमी प्रति घंटा है। किसकी है? मोटर बोट की। अब क्या है कि 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब यहाँ यह प्रश्न में कहा गया है कि 32 किमी की दूरी जब मोटर बोट तय करता है और कब? जब प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल मतलब कि धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा के जस्ट अपोजिट मतलब प्रतिकूल दिशा में जब मोटर बोट चलता है तो जाहिर है ज़्यादा समय लेगा। तो वही कहा गया है कि धारा के अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो वो तो जाहिर है कि बहुत ही स्पष्ट है कि धारा के अनुकूल जब कोई नाव जाएगी, मोटर बोट नाव कुछ भी कहिए, तो धारा के जब अनुकूल जाएगी तो कम समय लगेगा। और एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी मोटर बोट नाव या क्या कुछ भी हो, तो उसमें यदि धारा के अनुकूल कोई चीज़ जाती है तो जाहिर है वह तेज़ी से आगे बढ़ेगी और धारा के प्रतिकूल जाएगी तो जाहिर है कि ज़्यादा समय लगेगा, तेज़ी से वह नहीं बढ़ेगी, उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा। तो वही मोटर बोट जो है धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। कब? जब वह 32 किमी की दूरी तय करती है। अब है इसमें धारा की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब कि धारा की क्या चाल है यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यह मान लेंगे, सिंपली इस प्रकार के प्रश्न में मान लेते हैं कि क्या मान लेंगे कि धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। तो कुछ बेसिक बातें हैं उसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक बातें लिख लेंगे। तो क्या है, सबसे पहला लिख लेंगे लाइन क्या है कि प्रश्न में जब है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। यह हम सबसे पहले मान लेंगे। अब मोटर बोट की स्थिर जल में चाल जो है वह 24 किमी प्रति घंटा है। मोटर बोट की प्रश्न में है कि मोटर बोट की चाल जो है वो स्थिर जल में क्या है? 24 किमी प्रति घंटा है। तो जब धारा के अनुकूल चाल होगी तो उसमें स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल है ना 24 किमी प्रति घंटा, उसमें हम प्लस करेंगे धारा की चाल को, क्योंकि मोटर बोट की जो चाल है स्थिर जल में 24 किमी प्रति घंटा, ये जो है ना 24 किमी प्रति घंटा, यह मोटर बोट की स्थिर जल में चाल है। तो जब धारा के अनुकूल जाएगा तो उसमें धारा की भी चाल प्लस हो जाएगी। जब मोटर बोट या नाव कुछ भी कह लीजिए, जब धारा के अनुकूल जाएगा तो उसकी स्थिर जल में जो चाल होगी उसमें धारा की चाल इंक्लूड हो जाता है। और जब प्रतिकूल चाल होगा, धारा के प्रतिकूल चाल होगी किसकी? मोटर बोट नाव या अन्य किसी की, तो उसमें धारा की चाल को माइनस कर देंगे। तो क्या किस में माइनस कर देंगे? स्थिर जल में मोटर बोट की चाल से। तो प्रश्न में है कि स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है 24 किमी प्रति घंटा। तो जब धारा के अनुकूल चाल किसकी होगी? मोटर बोट की जब होगी तो
स्थिर जल में जो चाल है उसमें धारा की चाल, जब धारा की चाल हमने x किमी प्रति घंटा माना है तो उसको हम कर देंगे प्लस, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 24 प्लस x किमी प्रति घंटा। अब प्रतिकूल चाल में विरोध उत्पन्न करता है, धारा की चाल क्या है, विरोध गति को रोकता है, इसीलिए गति को, धारा के विपरीत जब कोई चीज जाती है तो उसमें धारा की गति क्या करती है, उसकी गति को प्रभावित करती है। इसीलिए जब स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल है ना उसमें प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, मतलब उसको घटाएगा, इसीलिए स्थिर जल में मोटर बोट की जब चाल जो 24 किमी प्रति घंटा है उसमें उसकी चाल को प्रभावित करेगा, मतलब वह क्या करेगा, धारा की चाल जो है वह उसको रोकेगा, इसीलिए इसमें 24 माइनस एक्स कर देंगे। यहाँ मैंने क्या है स्पष्ट कर दिया कि 24 माइनस एक्स क्यों होगा, और किमी प्रति घंटा है तो चाल है इसलिए इसको किमी प्रति घंटा कर देंगे। तो जब अनुकूल चाल होगा तो स्थिर जल में चाल के साथ साथ धारा की चाल को प्लस कर देंगे, और प्रतिकूल चाल को जब क्लियर करेंगे तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल में धारा की चाल को घटा देंगे। ठीक, अब क्या है कि हमने तो यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। अब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय यह भी हमें ज्ञात करना होगा, और साथ ही साथ धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो एक बहुत ही सामान्य सा सूत्र यहाँ प्रयोग हुआ है, और कौन सा सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो प्रश्न में है कि 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल। तो धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगता है तो यह दूरी है, 32 किमी की दूरी मोटर बोट तय करती है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई 32 किमी, और चाल जो है तो अनुकूल चाल हमारा यहाँ क्या क्लियर हो गया है 24 प्लस एक्स, इसलिए बटे चाल में हम 24 प्लस एक्स कर देंगे। अब समय है इसलिए यहाँ घंटा कर देंगे। तो यह कुछ बेसिक बातें हमें लिखना होगा। अब धारा के प्रतिकूल भी मोटर बोट जा रही है तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो धारा के प्रतिकूल भी जो मोटर बोट है ना वो 32 किमी की ही दूरी तय कर रही है, मतलब मोटर बोट ने जो दूरी तय की है वो अनुकूल जाने में भी 32 किलोमीटर की दूरी तय की है, और प्रतिकूल जाने में ही सेम वही दूरी को तय किया है, मतलब कि 32 किलोमीटर की दूरी को ही तय किया है। इसलिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय बराबर हो गया दूरी हो गया 32 किमी, और प्रतिकूल में है तो प्रतिकूल में विरोध उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर 24, जो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल है 24 किमी प्रति घंटा उसमें क्या है घटा दिया गया है धारा की चाल को, इसलिए 24 माइनस एक्स। तो दूरी बटा चाल है तो दूरी हो गया 32 किमी तय करता है मोटर बोट, और चाल है 24 माइनस एक्स प्रतिकूल की स्थिति में। तो यहाँ पर जो है हम करेंगे क्या कि प्रश्न में है कि धारा के अनुकूल की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल जाने में वह 1 घंटा अधिक समय लेता है। यहाँ पर मैं शो भी कर दे रहा हूँ प्रश्न को कि 32 किमी जो है वह मोटर बोट जब जा रहा है धारा के प्रतिकूल तो वह क्या है अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो करना क्या होगा हमें यहाँ पर प्रश्नानुसार जहाँ हमारा क्लियर हो जाएगा कि प्रतिकूल जाने में अधिक समय लेता है और अनुकूल जाने में कम समय लेता है, इसलिए सबसे पहले तो लिख देंगे प्रश्नानुसार में कि 32/24 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे इसको, क्योंकि प्रतिकूल प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय ले रहा है इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। और इक्वल टू 1 घंटा अधिक समय ले रहा है तो इसलिए हो जाएगा इक्वल टू 1। अब क्या होगा तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। तो प्रश्नानुसार यहाँ जो है यह हमें सावधानी पूर्वक क्या करना होगा, यहाँ प्रश्नानुसार हमें सावधानी पूर्वक आगे सॉल्व करना होगा। तो प्रतिकूल जाने वाले समय जो है उसमें से घटा देंगे इसको। तो यहाँ है तो सबसे पहले है 32/24 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 32/24
24 माइनस एक्स हो गया। और घटाएंगे किसको, अनुकूल जाने में कम समय लगेगा, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। 32/24 प्लस एक्स, और इसकल टू, और कितना का अधिक समय ले रहा है, 1 घंटे का। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ 24 प्लस एक्स पहले क्यों नहीं होगा। आप कहेंगे सर पहले भी हो सकता है, इसको बाद में इसलिए नहीं हो सकता है कि प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय ले रहा है अनुकूल की अपेक्षा। तो जाहिर है कि ये एक बहुत सामान्य सा का मैथ का नियम है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो इसलिए प्रतिकूल जाने में ज़्यादा समय ले रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ 32/24 माइनस एक्स में से घटाएंगे किसको, अनुकूल जाने में कम समय लेता है, इसलिए अनुकूल जाने में जो लगा समय है यह है, और यहाँ ऊपर क्लियर है, इसीलिए इसको पहले लिखेंगे और उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब 1 घंटे का अधिक समय ले रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार जो हो जाएगा इसकल टू 1 हो जाएगा। अब इस चीज़ को जो है तैयार करना हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना होगा। यदि इसे हमने तैयार कर लिया तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि आगे द्विघात समीकरण को आगे क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे, और उसे जब सॉल्व करेंगे तो प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे। यहाँ यह हमें जैसा भिन्न का प्रश्न होता है ना, भिन्न का प्रश्न 1/2 4/6, मतलब उसमें अंश और हर होता है, तो उसी तरह यह भिन्न प्रकार का प्रश्न है। यहाँ अंश की जगह 32 है और हर की जगह क्या है 24 माइनस एक्स है। अंश की जगह यहाँ 32 है और यहाँ हर की जगह क्या है 24 प्लस एक्स। तो जैसा कि भिन्न का जो प्रश्न होता है उसमें क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स का क्या करना होगा, एलसीएम सावधानी पूर्वक निकालना होगा। तो निकालना क्या होगा, यहाँ इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं। यह एलसीएम में जो क्या होगा, यह सेम टू सेम हमारा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 24 माइनस एक्स, यह हमारा एलसीएम के रूप में आ जाएगा 24 माइनस एक्स। बस इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। और 24 प्लस एक्स यह भी हमारा एलसीएम के रूप में सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 24 माइनस एक्स का जब हम 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स से भाग देंगे तो 24 माइनस एक्स से 24 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा हमारा 24 प्लस एक्स बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 32 से। तो 32 को सबसे पहले 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768। इसे रफ में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768। तो यह हो गया 768 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लग जाएगा। फिर इस 32 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या आएगा हमारा 32 एक्स आएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 24 प्लस एक्स से इस संपूर्ण में क्या होगा, भाग दिया जाएगा। 24 प्लस एक्स से 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स से संपूर्ण में भाग देंगे तो 24 प्लस एक्स से 24 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा यह 24 माइनस एक्स। तो इस 32 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 24 में करेंगे तो 32 का मल्टीप्लाई फिर सेम टू सेम वही आएगा। 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768 ही। तो माइनस होगा, सबसे पहले होगा हमारा 768। इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब क्या होगा कि इस 32 का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो यहाँ आएगा हमारा 32x आएगा। फिर इसकल टू 1 है तो इसकल टू 1 सेम टू सेम हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दिखता होगा कुछ समानता कुछ नंबर्स का दिखता होगा, जैसे 768 यहाँ भी है और 768 यहाँ भी है। लेकिन इस 768 के आगे क्या है, यहाँ माइनस का चिन्ह है और यह 768 के आगे प्लस का चिन्ह है। तो यह 768 से यह 768 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ बचता है हमारा प्लस 32x और प्लस 32x। तो यह हमारा प्लस प्लस में है तो यह प्लस हो जाएगा। तो 32 दूना हो जाएगा हमारा 64 और साथ में होगा x। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा हमारा 64x हो जाएगा। इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर इसको बटा। अब यहाँ पर 24 और x एक बार माइनस में है, 24 और x एक बार प्लस में है। तो यहाँ एक सूत्र का निर्माण होता है और एक साफ साफ सूत्र दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहा है।
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो उसी तरह 24 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में है, 24 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में यहाँ चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में और 24 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, जो कि हमारा ऊपर है। तो यह चेंज होकर हमारा आएगा 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे और एक्स स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले है हमारा 64x है, तो 64x ही रहेगा, बटा हो जाएगा स्क्वायर है। तो 24 का मल्टीप्लाई जब 24 में करेंगे तो हमारा आएगा 576 आएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा तिर्यक गुणा हो जाएगा। किससे तिर्यक गुणा होगा, 1 बटा इसको 1/0 नहीं माना जाता है, 1/1 माना जाता है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई 576 माइनस एक्स स्क्वायर से होगा और बटा जो 1 है उसका मल्टीप्लाई 64x से करेंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 1 का मल्टीप्लाई जब 64x से होगा तो 64x ही आएगा। और जो हमारा है इक्वल टू करके जब यहाँ तिर्यक गुणा 1 से करेंगे तो 576 माइनस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आएगा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर, यह सेम टू सेम आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण का एक स्वरूप तैयार करना है। तो इसको जब इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो यह माइनस में है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यह इधर जब आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण में क्या करेंगे है, यह जो 64x है ना, इसको प्लस करके 64x करके लिख देंगे। 576 है तो जब इधर करेंगे तो माइनस 576 आ जाएगा, इक्वल टू। अब यह सभी जब पक्षांतर होकर इधर आ गया तो इधर क्या बचा, हमारा 0 बचा। अब जब यह हमारा क्या है द्विघात समीकरण, यह हमें एक द्विघात समीकरण के तौर पर क्या है प्राप्त हो गया है। अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा भी अगर सॉल्व करेंगे तो भी प्रश्न में हमारा आंसर सही सही आएगा, या इसे द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से जैसा आप उचित समझें उस माध्यम से भी आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्न क्या है सही सही सॉल्व ही होगा। तो यहाँ मैं गुणनखंड विधि द्वारा इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य पद को हम विभाजित करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो है 576 एक बड़ी संख्या है और इसका यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 576 का तो 576 ही आएगा। तो आप कहेंगे सर 64 को ऐसी दो संख्याओं में किससे किससे हम बांट दें कि हमारा क्या हो कि उसका आपस में मल्टीप्लाई तो 576 हो, लेकिन क्या है कि घटाने पे सर 64 आ जाए। मतलब बीच का जो पद है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, तो कौन सी ऐसी दो संख्याएं ली जाएं, तो यह प्रॉब्लम आपके सामने हमेशा रहेगा। तो मैं यहीं पर इस प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर देता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को यहीं पर जड़ से समाप्त कर देता हूँ। यदि यह प्रश्न सेम टू सेम 100% वही अंक लिए हुए, मतलब कुछ चेंज ही ना हो और बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, तो कहेंगे सर यहाँ पर आकर प्रश्न रुक जाएगा और इसको हम तेज़ी से कैसे आगे सॉल्व करें। तो ऐसा है कि मैं यहीं पर इस प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त कर दे रहा हूँ। अब यहाँ है ना 64, तो कौन सी ऐसी संख्या आप लेंगे जो वर्ग बन जाए और 64 के रूप में चेंज हो जाए। तो आप कहेंगे सर 8 अठाई 64 ही होता है, 8 अठाई होता है 64। तो बस 8 संख्या जो है 8 नंबर जो है उसी को लेके यह इस प्रश्न का क्या है वह बिल्कुल समूल नाश कर देगा। मतलब इस प्रश्न को जड़ से इसकी प्रॉब्लम को क्या है समाप्त कर देगा। अब 8 अठाई 64 होता है ना, तो 8 से आप भाग दे दीजिए। 8 से जब 57 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 8 सती 56, सती 8 56 होता है ना 56, और एक यहाँ बचता है और 6 बचता है 16 है, तो 8 दूना 16 होगा। अब मैं पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ होगा 72 माइनस 8 यह होगा, और एक्स होगा और माइनस 576 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ मैंने कहा है ना 8 अठाई 64 होता है 8, तो वही 8 नंबर ये प्रश्न को आगे सॉल्व कर देगा। कैसे, 8 का जब आप भाग देंगे 576 में
तो 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 7×8 56, यहाँ 56 हो गया, और यह 57 है, 1 और 6 16, तो क्या होगा 8×2 = 16, तो 8×2 = 16 मतलब 72 आ गया। अब 72 में से सिर्फ आप 8 को ही घटा देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 64। मतलब कि 8 नंबर इस प्रश्न को पूरी तरह सॉल्व कर देगा, और 8 नंबर तैयार होगा। 8×8 = 64, मतलब मध्य पद से ही यह आप ले लेंगे कि ऐसी 8 ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे 64 आ जाता है। तो मैं समझता हूँ यह 8 नंबर आप अगर याद रखेंगे तो इस प्रश्न को आगे तेजी से सॉल्व कर लेंगे। तो 8 का भाग जब इसमें देंगे तो 8×7 = 56 हो जाएगा, 1 बचा 6, 8×2 = 16, तो 72 तो आ ही गया। अब 72 में से 8 ही को घटा देंगे ना, तो आपका आ जाएगा 64, जो कि मध्य पद में है। तो 72 और 8, अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 8×8 = 16 हो गया, 1 हासिल हुआ, और 8×7 = 56 और 1 57, मतलब 72 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 ही आएगा। अब 72 और 8 को जब घटा देंगे तो 64 आएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 8 का वर्ग होता है 64, और 8 नंबर इसका सॉल्यूशन है। अब आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस है प्लस। अब 72 का मल्टीप्लाई जब एक्स से होगा तो 72 एक्स आ जाएगा हमारा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 8 एक्स आएगा। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है तो हो हमारा -576 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब पहला भाग हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहला भाग, और दूसरा भाग माइनस से लेकर यहाँ तक दूसरा भाग। तो पहले भाग में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमारा x हो जाएगा कॉमन, शेष बचेगा 1x कॉमन हो गया है, 1x बचा, प्लस है प्लस 1x कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचा हमारा 72, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यह है माइनस, माइनस लग जाएगा। अब 8 से क्या है 576 में भाग दिया जा सकता है, तो 8 हो जाएगा हमारा कॉमन, शेष बचेगा 8 हो गया कॉमन, यहाँ बचा x, x हो जाएगा। फिर हमारा क्या है माइनस माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब 8 से 576 को आप रफ में जब भाग देंगे ना, तो हमारा आएगा 72, 72, ब्रैकेट हो जाएगा बंद, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब जब प्रश्न इस स्टेज में आ जाएगा तो प्रश्न आगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x + 72 यहाँ भी है, x + 72 यहाँ भी है, तो x + 72 जो है एक बार फिर हमारा कॉमन हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमें जो बचा है, तो इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ x है, x हो गया, इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ -8 है, -8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसका मतलब यह है कि x + 72 और x - 8 इक्वल टू 0 है ना, तो इसका मतलब यह है कि x + 72 इक्वल टू भी 0 है, मतलब यह 0 इस ब्रैकेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, और x - 8 इक्वल टू भी 0 है, मतलब यह जो 0 है वह इस ब्रैकेट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x + 72 को लेकर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ x का मान आसानी से निकल जाएगा, हमारा x इक्वल टू हो जाएगा, यह 72 जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा 72 में। अब यह है ऋणात्मक में है ना, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे साफ साफ, ऋणात्मक, यह हमें साफ साफ लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ x - 8 बस बचता है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ होगा x - 8, इसके साथ भी 0 जुड़ा हुआ है, तो x - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ आसानी से निकल जाएगा, x इक्वल टू कर देंगे, यह 8 जब इधर आएगा तो -8 है तो प्लस में हो जाएगा। अब यह है हमारा धनात्मक है, तो यहाँ लिख लेंगे धनात्मक। अब इसका मतलब क्या है, ऋणात्मक और धनात्मक इसलिए लिख लेंगे क्योंकि चाल जो है वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में हम इसको लिख लेंगे कि चाल हमेशा धनात्मक में इस बात को साफ साफ ब्रैकेट में लिख देंगे तो हम ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको क्लियर कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः धारा की चाल प्रश्न में पूछा गया है, धारा की चाल। अब क्या है, चाल जो है वह हमेशा धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में नहीं होता है।
तो हमारा x का मान 2 आया है -72, तो यह मान्य नहीं होगा। और जो यह धनात्मक में है x=8, यही हमारा मान्य होगा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि चाल जो है हमेशा एक सामान्य सा सिद्धांत है, चाल जो है वो हमेशा धनात्मक में होता है। अतः धारा की चाल यहाँ जो 8 है ना x=, यही हमारा आंसर होगा। 8 किमी प्रति घंटा, यह हमारा 8 किमी प्रति घंटा इस तरह से आंसर होगा। अब क्या है कि बस इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो चाल होता है वह हमेशा होता है धनात्मक में। तो हमारा जो यहाँ ऊपर आया है ना 8 धनात्मक, यही हमारा जस्ट आंसर होगा। तो लिख देंगे धारा की चाल = 8 किमी प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।